मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में आपको 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज की क्लास में आपको अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए आपको सिखाने वाले हैं। आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाएंगे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को किस तरह से सिद्ध किया जाता है, या आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। आपको एग्जाम में लिखा रहेगा 6 अंक का ये प्रश्न होता है। आपका 6 अंक का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप सिद्ध करना सीख गए, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें या उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें, तो आप 6 अंक लाइएगा। फिजिक्स में आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको हम अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए 100% आपको सिखाएंगे। 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले फेंकने वाले हैं। आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होगा, अगर नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले हम पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको अवतल दर्पण सिद्ध कराने के लिए बताएंगे, तब आपको उस लेवल तक ले जाएंगे। पहले आपको बेसिक पर आपको काम करेंगे। ठीक है, आपको सबसे बेसिक पहले सबसे आपको पहले मालूम होना चाहिए। अगर बेसिक आपको मजबूत है तो आपका अवतल दर्पण आपसे बच्चा जैसा खेल है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, शुरू से अंत तक इस क्लास में बने रहिए। आपको अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है आप देखिए, कैसे आपसे सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता, तो ये हमेशा आपको कोशिश करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दर्पण सूत्र क्या होता है। क्या पता होना चाहिए दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र आपका होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या 1/f 1/u 1/ प्लस 1/v। क्या हम दर्पण सूत्र को इस तरह से लिख सकते हैं? इससे हम, ये आपका मेन है जो आपका दर्पण सूत्र है, इससे क्या हम इस दर्पण सूत्र को इस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि प्लस में, तो प्लस में तो आपको प्लस में है, तो आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 कितना होता है, तो आप कहिएगा 5 होता है। आपसे पूछा जाए कि 3 और 2 कितना होता है, तो आप बिल्कुल बताइएगा कि 5 होता है। तो इसी तरह प्लस में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम भी इधर लिखें या यू इधर लिखें, या भी यू इधर लिखें या भी उधर लिखें, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपसे दर्पण सूत्र इस तरह से घुरा के पूछा जाता है। ठीक है, आपको दर्पण सूत्र पूछे ही ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, डायरेक्ट दिया जाएगा, आपको बताइए इसमें से जो आपका दर्पण सूत्र है वो कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 तरह से आपका दर्पण सूत्र को लिखा जा सकता है। तो आप ध्यान से देखिए कि आपका दर्पण सूत्र क्या होता है। तो आपका दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v भी होता है, या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f भी होता है। ठीक है, तब तीनों को समझ चुके होंगे कि अवतल दर्पण नहीं, सॉरी, दर्पण सूत्र आपका क्या होता है। तो दर्पण सूत्र आपका क्या होता है? ये होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि दर्पण सूत्र क्या होता है। अब आपको समझना होगा आपको क्या चीज में सिद्ध करना है दर्पण सूत्र को, तो आपको अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण का फिगर आना चाहिए बनाने के लिए। तो अवतल दर्पण आपका किस तरह से होता है आपको पता होगा, अगर आप क्लास करते हैं शुरू से, अगर आप क्लास कर रहे होंगे जब से मैं आपको चैप्टर स्टार्ट किया हूँ तब से, अगर आप क्लास को शुरू से कर रहे होंगे तो आपको तो ये सिद्ध करने के लिए बच्चा का खेल है, बिल्कुल आपसे सिद्ध होगा 100%। समझिए आपका अवतल दर्पण क्या होता है। ये आपका एक क्या है? कनकेव है। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनकेव कहते हैं। ठीक है, और कन्वेक्स कहते हैं उत्तल दर्पण को। ये आपका एक क्या है? ये आपका एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसको कहते हैं। आपको पूरा हम बताएं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट
पहले आपको काम करना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब आपसे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध हो पाएगा। ये आपका क्या है, एक अवतल दर्पण है। इसको इस तरह से क्या कर देना है, आपको पेंट कर देना है, पेंट कर देना है, ठीक है। ये आपका एम डाइस, ये हो गया आपका एम, ये आपका हो गया ध्रुव, ठीक है। ये आपका हो गया ध्रुव, ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया सी, ये एफ हो गया जिसको कहते हैं फोकस, ये आपका हो गया सी जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र। गोला में इसको क्या कहा जाता है, केंद्र, जिसको दर्पण में कहा जाता है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो ये आपका अवतल दर्पण का ये क्या हो गया, फिगर हो गया। ये आपको ध्रुव कहते हैं, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको ऊपर, अगर आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, अगर कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो गया था, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए आपके बच्चा का जैसा खेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण है, हम यहाँ क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु को रख रहे हैं, वस्तु को यहाँ रखें, ठीक है। तो वस्तु को हम यहाँ रखें तो वस्तु से कितने किरणें निकलते बताइए। आपको क्लास में बहुत बार मैं चर्चा किया हूँ, बताइए कि जब वस्तु रखा गया तो एक वस्तु से कितने किरणें निकलती है। तो आपको वस्तु से अनेक किरणें निकलती हैं, लेकिन हमें लेना है कितना किरणें, तो 2 किरणें लेना हमें प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो पहला किरण आपको ले जाना है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ने के बाद टकराती है तो परिवर्तन के बाद वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है, सॉरी, कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ हो गया लाइन, सुझाव कर लीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। अगर कोई किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएं दर्पण के दिशा में, तो दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। आपको पहला किरण हो गया। दूसरा किरण आपको लेना है सी के दिशा में। अगर कोई किरण को हम सी के दिशा में ले जाते हैं तो दर्पण पर, सॉरी, सी को और क्या करना होगा, आपको यहाँ लेना होगा, सी को यहाँ करना होगा, तब आपको अच्छा से बन पाएगा, ठीक है। सी को यहाँ लेना होगा, आपको वस्तु को यहाँ लेना होगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई किरण को सी के दिशा में, सॉरी, अगर कोई किरण को हम सी के दिशा में गुजारते हैं, सी के दिशा में होकर अगर कोई किरण जाती है तो वापस कहाँ से हो गई, कहाँ से होगा, कहाँ से वापस होकर गुजरेगी, तो वे सी के दिशा में ही वापस हो गई, मतलब सी से ही वापस हो जाएगी, मतलब जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में फिर वापस चले जाएगी। अगर कोई किरण को सी दिशा में ले जाया जाता है तो वापस भी वही सी के दिशा से वापस हो जाती है। किस दिशा से वापस हो जाती है, सी दिशा से वापस हो जाती है, ठीक है। ये आपको पता हो गया, ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो यहाँ प्रतिबिंब आपको बना, कैसा प्रतिबिंब बना जी, वास्तविक प्रतिबिंब बना। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये आपका प्रतिबिंब बना तो उल्टा बना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जानते हैं कब उल्टा होता है, तो आपका ए डाइस हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी डाइस हो गया, आप इसको एन मान लीजिए। तो ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आपका फिगर हो गया। जब आपको अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो आपको फिगर कैसा क्रिएट करना, इस तरह आपको फिगर क्रिएट करना होगा। आपको पहले फिगर क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो आपसे सिद्ध तो बिल्कुल बेहतर ढंग से हो जाएगा अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र, ठीक है। तो आपको इस तरह से फिगर बना लेना। आपको फिगर आप बिल्कुल बेहतर ढंग से आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका से बन जाएगा फिगर बिल्कुल अच्छा तरीका से। आपको दर्पण को मैं 4 नियम पढ़ाया था। अगर दर्पण का आपको चारों नियम समझ में आता है, आपका ज़्यादा दर्पण में जो 2 नियम ज़्यादा यूज होता है। आपका एक फोकस, अगर मुख्य अक्ष के समांतर ले जाया जाए तो फोकस से गुजरेगा, और अगर सी की दिशा में अगर कोई किरण को गुजारा जाता है तो सी से ही वापस हो जाएगा। ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये दर्पण का रूल है, नियम है। तो ये अवतल दर्पण का आपका पूरा फिगर हो गया बेहतर ढंग से। आपको इस तरह से अगर अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो आपको इस तरह से क्या करना, फिगर क्रिएट करना। अब यहाँ से आपको हम पूछते हैं, जो बताइएगा पी से एफ को दूरी को क्या कहते हैं,
पी से एफ को दूरी को क्या कहते हैं? पी से एफ को दूरी को क्या कहते हैं? पी से एफ के दूरी को क्या कहते हैं? तो पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, किससे सूचित करते हैं? तो छोटी एफ से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, छोटी एफ से। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं पी से सी को दूरी को क्या कहते हैं? पी से सी को दूरी को क्या कहते हैं? पी से सी के दूरी को क्या कहते हैं? यह सब आपको पता होना चाहिए, तभी आपसे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध हो पाएगा, नहीं तो आपसे सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट और आपको पहले हम काम कर रहा हूँ। ठीक है, बताइए कि पी से सी के दूरी को क्या कहते हैं? तो पी से सी के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको सूचित करते हैं बड़ी आर से। ठीक, अब आपको आगे बताना है पी से बी की दूरी को क्या कहते हैं? पी से बी के दूरी को क्या कहते हैं? पी से बी के दूरी को क्या कहते हैं? पी से आपको बी के दूरी बताना है। यहाँ पी से बी के दूरी को क्या कहते हैं? तो वस्तु की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहते हैं। और वस्तु को दूरी से किसके सूचित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? तो यू से डिनोट करते हैं, छोटा यू से। ठीक है, वस्तु को दूरी से किससे डिनोट करते हैं? जो आपका पी से बी की दूरी है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको वस्तु को दूरी कहते हैं। पी से जो हमारा बी दूरी है उसको वस्तु की दूरी कहते हैं। वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। अब बताइए पी से बी डैश की दूरी को क्या कहते हैं? पी से बी डैश की दूरी को क्या कहते हैं? जब भी दर्पण में आपको दूरी मापने के लिए कहा जाए तो हमेशा ध्रुव पोल से आपको दूरी मापना है। पी से बी डैश की दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। क्या चीज़ की दूरी कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, किससे सूचित करते हैं? तो भी से सूचित करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्या हम आर की जगह पर 2f लिख सकते हैं? बिल्कुल 100% लिख सकते हैं, क्योंकि आपको f बराबर r/2 हम सिद्ध करके बताएं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में। क्योंकि वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। फोकस दूरी आपका पी से सी तक होता है, लेकिन आपका वक्रता त्रिज्या होता है जो पी से सी तक होता है, दुगना। जब भी आपको आर देखने के लिए जहाँ मिले उस स्थान पर आप 2f लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% आपको सिद्ध करके प्रूव करके बताएं उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में f बराबर r/2। तो आपका बेसिक नॉलेज था, आपको ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, तब आपसे आप दर्पण जो अवतल दर्पण में आपको दर्पण सूत्र बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा, आपसे सिद्ध भी होगा। अब बच्चा की तरह आपको सिद्ध भी करना आएगा, बिल्कुल बच्चा का खेल है। अब आपको इतना अगर जानकारी है तो अवतल दर्पण में आप दर्पण सूत्र को बिल्कुल बेहतर ढंग से सिद्ध कर पाइएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा कि पी से एफ को दूरी को क्या कहते हैं? पी से एफ की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, जिसको छोटी एफ से डिनोट करते हैं। पी से सी की दूरी को क्या कहते हैं? पी से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आर आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। पी से बी की दूरी को क्या कहते हैं? तो वस्तु की दूरी कहते हैं, जिसको यू से डिनोट करते हैं। पी से जो बी डैश की दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, जिसको भी से सूचित करते हैं या दर्शाया जाता है या डिनोट किया जाता है। और हम आर के जगह पर 2f लिख सकते हैं, ये आपको भी पता होगा कि आर के जगह पर या आर के स्थान पर हम जहाँ भी आपको आर देखने के लिए मिले वहाँ पर 2f हम चिपका देंगे। ठीक है, तो आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो गया होगा। ठीक है, अब इसको आगे आपको काम करना होगा। इसको आगे अब आपको बताते हैं किस तरह से आपको सिद्ध करना है। तो अब आपको आगे क्या करना है? आपको सबसे पहले आपको लिखना होगा, माना आपको फिगर बनाने आ गया, तब फिगर में जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसी को आपको सेम बाई सेम लिखना है। कैसे लिखना समझिए। माना एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। क्या माने? बिल्कुल आपको रटना नहीं है, जो फिगर में आप बनाएं, अगर आपको फिगर बनाने आता है, सिर्फ जो भी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है सिर्फ उसको आपको लिखना है। क्या लिखना है? लिखें अभी देखिए,
एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, बिल्कुल एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसकी जिसकी जिसके जिसकी नहीं जिसके मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसको कहा जाता है, ठीक है, जिसके मुख्य अक्ष पर जिसके मुख्य अक्ष पर जिसके मुख्य अक्ष पर जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी जिसके मुख्य अक्ष पर, ये क्या आपका मुख्य अक्ष है या आपका ये प्रधान अक्ष है, ठीक है, जिसके जिसके मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष पर ए बी वस्तु को या वस्तु को रखा गया वस्तु की रखी गई है वस्तु की रखी गई है। अब देख सकते हैं मुख्य अक्ष पर या प्रधान अक्ष पर ए बी एक वस्तु को रखा गया है। ए बी वास्तविक प्रतिबिंब ए बी वास्तविक प्रतिबिंब ए बी का क्या हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है या ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या लिखे, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है सिर्फ वही लिखे हैं। यहाँ पर का भी लगा दीजिए, ए बी का, ठीक है, ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। आपको हम समझाएं कि एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण, बिल्कुल अवतल दर्पण फिगर में दिखाई दे रहा है, जिसके मुख्य अक्ष पर या प्रधान अक्ष पर ए बी वस्तु की रखी गई है। तो बिल्कुल ए और बी को वस्तु को आपको रखा गया है। ए बी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। बिल्कुल आपको फिगर में जो दिखाई दे रहा है सिर्फ मैं वही लिखा हूँ, आपको रटना नहीं है। आप देख सकते हैं ए बी आपका जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब ए बी बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। तो आपको इतना लिख देना। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सीधे करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो 1/F बराबर 1/V 1/U हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमके दर्पण सूत्र हमको सिद्ध करना है। आप गौर से देखिएगा यहाँ पर कितना त्रिभुज बन रहा है, कितना त्रिभुज क्रिएट हो रहा है, कितना त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो आप देखिए, तो आपका एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहा है, 3 त्रिभुज बन रहा है, या 4 त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर बहुत सारा त्रिभुज। लेकिन हमें लेना है कितना त्रिभुज, हमें मिनिमम से मिनिमम हमें 4 त्रिभुज का यहाँ पर उपयोग करना है, यूज करना है, ठीक है। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज अब लेते हैं आपका, क्या आपका इस तरह से त्रिभुज दिखाई दे रहा है, देखिए तो ये त्रिभुज इस तरह से है, बिल्कुल है। इसका नाम क्या है, ए बी, इसका नाम क्या है, बी डैश, ए डैश, और इसका बीच में क्या नाम है, सी। बिल्कुल देखिए तो सेम बाई सेम आपको यहाँ पर ऐसा त्रिभुज मिल रहा है, 2 त्रिभुज, 2 ऐसा त्रिभुज मिल रहा है। देखिए तो आपको हम दूसरा मार्कर से बताते हैं, ठीक है। बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है।
ए डैश और बी डैश बन रहा है। ये क्या हुआ हो गया था, ये आपका ये का क्या हो गया था, ये छूट गया था। ठीक है, ये छूट गया था कि ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है। ए डैश और बी डैश बन रहा है। यहाँ पर लिख देना है ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है। ठीक है, ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, देखिए तो दिखाई दिया, जैसा पा रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज जैसा वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है 100%। तो आपका ये एंगल कितना डिग्री का होता है, तो आपको बिल्कुल भली भांति पता होगा। जो लंब होता है वहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का। यहाँ पर आपका जो लंब है कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो एकांतर कोण से। आपको एकांतर कोण से बताए थे ना, ऐसा जब सिचुएशन हो तो ये कोण आपका ये कोण के बराबर होता है। तो ये कोण मतलब विपरीत रेखा में विपरीत दिशा में दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। आपको बताए थे सम्मुख कोण या आपको शीर्षाभिमुख कोण, ये आपका एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल आपका क्या होगा, थीटा डिग्री है। तो ये भी आपका एंगल क्या होगा, थीटा डिग्री होगा। कैसे ही होगा आपको बताए थे, विमुख कोण से या मुख कोण से। सम्मुख कोण से आपको बताए थे कि ये अगर एंगल आपका थीटा डिग्री है तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, सम्मुख कोण से थीटा एंगल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, तीनों एंगल बराबर हो गया, मतलब सभी कोण बराबर हो गया। तो यदि अगर दो त्रिभुज में सभी कोण या दो कोण बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। इसका देखिए तो तीनों कोण बराबर है कि नहीं, ये त्रिभुज का भी कोण आपका तीनों क्या बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही त्रिभुज आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। तो यदि दो त्रिभुज का सभी कोण या दो कोण बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, तो उसके समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होगा। तब आपको देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी को। क्या के समरूप है, आपका त्रिभुज ये जब दो त्रिभुज का सभी कोण या दो कोण बराबर होता है तो क्या होता है, वो कौन सा त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज होता है। तो ये त्रिभुज क्या है, समरूप है इस त्रिभुज का। ठीक है, तो समरूप है, ये आपको बिल्कुल भली भांति पता चल गया होगा। और आपको समरूप त्रिभुज का जो आपका संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, समानुपाती होता है। कैसे समझिए, इस त्रिभुज का भुजा लंब ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का आपका भुजा भी लंब लेना होगा। ठीक है, भुजा लंब लेना होगा। तो ए बी लंब ये हो गया, इस त्रिभुज का लंब कौन है, ए बी। इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश और बी डैश है। ए डैश और बी डैश बराबर। फिर आपको क्या करना होगा, आधार लेना होगा। इस त्रिभुज का अगर आप आधार लीजिएगा तो इस त्रिभुज का भी आपको आधार लेना होगा। तो इस त्रिभुज का आधार क्या, बी सी बटा इस त्रिभुज का आधार क्या, बी डैश सी। ये आपका इक्वेशन एक हो गया, समीकरण एक हो गया। ये आपका समीकरण एक यहाँ पे हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर जगह तो नहीं बच रहा है, तो पर भी मैं एडजस्ट करने का मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया हो कि यदि दो त्रिभुज का सभी भुजा या सभी कोण या दो कोण बराबर हो, इक्वल हो, तो कौन सा त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज होता है। यहाँ पर जो लिखे आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पर भी देखिए तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का क्या समानुपाती है, बिल्कुल एंगल ऐसा भी त्रिभुज आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आपको लिखना होगा पुनः पुनः। देखिए तो यहाँ पर भी आपको ऐसा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, जिस तरह से अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए तो त्रिभुज, ये त्रिभुज जैसा ये त्रिभुज था, जैसा ये भी त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज त्रिभुज एन समरूप है आपका त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ का। ए डैश बी डैश और एफ का आपका क्या है, त्रिभुज समरूप है। तो ये पहला त्रिभुज आपका। दूसरा त्रिभुज के अगर सभी एंगल सभी कोण बराबर हो या दो कोण बराबर हो तो ये क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको बताएं कि जो समरूप भुजाएं को जो संगत भुजाएं जो समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजाएं होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर आप एंगल यहाँ पर लंब ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का भी एंगल आप इस त्रिभुज का अगर भुजा लंब ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का आपको भुजा भी लंब लेना होगा। तो लेते हैं इस त्रिभुज का लंब क्या है, तो एन पी क्या है, एन पी इस त्रिभुज का भी आपको लंब लेना होगा। इस त्रिभुज के लिए तो ए डैश बी डैश इक्वल। अब अगर इस त्रिभुज का आधार लीजिएगा तो इस त्रिभुज का भी आपको आधार लेना होगा। तो आधार क्या होगा आपका, पी या पी एफ मान सकते हैं आप। तो पी एफ क्या हो गया, पी एफ आपका हो गया। इस त्रिभुज का आप लंब आधार लिए पी एफ। ठीक है, तो इस त्रिभुज का आपको भी आधार लेना होगा बी डैश और एफ। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज का लंब लिए ऐसे आधार लिए ये, इस त्रिभुज के लिए आधार ये। ठीक है, आपको यहाँ पर एक बात समझना होगा, जो आपका ए बी का जो लंबाई है वो क्या एन पी का भी लंबाई है, क्या इक्वल हो सकता है ए बी इक्वल एन पी। तो बिल्कुल जितना इसका हाइट है ए बी का, जितना हाइट ऊंचाई एन पी का भी है। ठीक है, तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये समीकरण मैच कर जाएगा तो ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बी डैश और एफ। यहाँ पर चूँकि ए बी बराबर है एन पी का, आपको लिखना होगा कि ए बी बराबर है एन पी का। जितना ऊंचाई इसका है, जितना ऊंचाई का आपका एन पी का भी है, जितना ऊंचाई ए बी का उतना ऊंचाई आपका एन पी का है। ऐसा मैं किस लिए किया, क्योंकि आपको ये आपका समीकरण क्या होगा, सेकेंड हो गया। ठीक है, समीकरण आपका सेकेंड हो गया, क्योंकि समीकरण को मैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ए बी था और यहाँ पर आपका क्या एन पी था, तो इसलिए ए बी कर दें क्योंकि समीकरण हमारा कट जाए। ठीक है, अब आप इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जगह नहीं बचा हुआ है। समीकरण को रहने देते हैं, तो आपका समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो लिखना है यहाँ से समीकरण 1 और तथा 2 से दोनों समीकरण को बराबर करेंगे तो ये ए बी बटा ए डैश और बी डैश दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से बी सी बटा बी डैश सी बराबर आपको क्या बचेगा, पी एफ बटा बी डैश और आपका एफ बचेगा, बी डैश आपका क्या बचेगा, एफ बचेगा।